बच्चों, आज हम लोग इसका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर 7 का थर्ड लेक्चर करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में जहाँ तक करे थे उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग इलस्ट्रेशन 5, 6, 7 बहुत सारा जर्नल एंट्रीज किए थे और इलस्ट्रेशन 5, 6, 7 उसी बेसिस पे बनाने बोले थे। कभी किया होगा आप लोगों ने, इजी है, बुक्स में सॉल्व है। ठीक है, अब हम लोग और इस चैप्टर में बोले ही थे कि बहुत सारा जर्नल एंट्रीज है। अगर आपको जर्नल एंट्रीज पे कमांड है तो फिर ये आराम से रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा। मोस्टली जर्नल एंट्रीज ही आपको सीखना है। तो अब हम लोग एक आगे टॉपिक पढ़ते हैं, क्या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो होता है उसका क्या जर्नल एंट्रीज होगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होता है, जो जब फर्म का रियलाइजेशन होता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, डिसोल्यूशन होता है, तो उस समय या तो फर्म किसी एक्सपर्ट को हायर करती है कि सारा प्रोसेस को करने के लिए, या फिर जो पार्टनर्स हैं वो खुद कोई पार्टनर बोलते हैं कि मुझे इतना पैसा दे दो और वो मैं कर दूंगा, और कुछ छोटा मोटा खर्चा आएगा तो वो फर्म बियर करेगी। तो इस तरह होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब उसका जर्नल एंट्रीज देख लो क्या क्या होता है। इसमें क्या है, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न एंड पेड बाय फर्म। पहला क्या है, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न एंड पेड बाय फर्म। यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो रहा है जो कि फर्म बिजनेस जो है वो बियर कर रही है और वही पे भी कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जर्नल एंट्रीज क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्यों? क्योंकि पे कर रही है, बैंक से पैसा निकलेगा और क्रेडिट हो गया, और ये एक्सपेंडिचर नेचर का है, बिजनेस का लॉस है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पर जब आप बनाओगे तो उसका एंट्री क्या होगा, तो बैंक बोल के जो भी एक्सपेंसेस आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये पहला केस क्या था, जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म जो है या बिजनेस जो है वही बेयर कर रही है और वही पे भी कर रही है। ठीक है, दूसरा केस में क्या है, जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर। इसमें क्या बोल रहा है, फर्म खर्चा उठा रही है, फर्म बोल रही है जो भी एक्सपेंसेस आएगा वो हम बियर करेंगे, लेकिन उसका पैसा फर्म अपने अकाउंट से नहीं दे रही है, कोई पार्टनर बोल रहा है चलो उसको हम दे देंगे, लेकिन ये बिजनेस का खर्चा बिजनेस बियर कर रही है। तो उस केस में तो वो एक्सपेंडिचर उसके लिए लॉस तो है, जितना वो खर्चा होगा बिजनेस को बियर करना होगा। तो यहाँ भी रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेगी जितने का वो बेयर कर रही है, लेकिन उसके बैंक से वो पैसा नहीं दे रही है। वो पैसा कौन दे रहा है, पार्टनर, कोई पार्टनर दे रहा है। तो जो पार्टनर दे रहा है फर्म को क्या करना होगा, अब उसको पैसा लौटाना होगा। तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में अभी क्या कर रही है, उसके कैपिटल अकाउंट को अभी क्रेडिट कर दे रही है, मतलब अभी वहां पर डाल के रख दे रही है, जब पेमेंट होगा बाद में ये कर देंगे। ठीक है, ये दो एंट्री हो गया। तीसरा क्या है, जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कोई पार्टनर ही बॉर्न करेगा, बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय सेम पार्टनर। क्या बोल रहा है इसमें, तीसरा केस में बोल रहा है कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो खर्चा आएगा वो फर्म नहीं बियर करेगी,
वो कोई पार्टनर ही बेयर कर रहा है, वही अपने अकाउंट से पेमेंट कर दे रहा है, तो इसका क्या होगा, ये फर्म जब बेयर ही नहीं कर रही है तो फर्म के लिए ये एक्सपेंडिचर आएगा नहीं, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा ही नहीं, और उसके बैंक अकाउंट से पैसा निकला ही नहीं। कोई पार्टनर अपना दे दिया प्राइवेटली, जो भी अपना पर्सनल जहां से भी दिया, बट वो फर्म के लिए खर्चा है ही नहीं, तो फर्म अपने बुक्स में इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्म अपने बुक में कोई एंट्री नहीं पास करेगी। क्यों? क्योंकि वो पार्टनर अपना बियर कर रहा है और पार्टनर खुद अपना पेमेंट कर रहा है, तो बिजनेस में वो खर्चा आ ही नहीं रहा है, तो बिजनेस उसको खर्चे को रिकॉर्ड नहीं करेगी। ठीक है, चौथा क्या बोल रहा है, ठीक है, चौथा बोल रहा है कि जब कोई पार्टनर एग्री हो रहा है कि कुछ सैलरी लेके वो सारा रियलाइजेशन का काम कर देगा। ठीक है, तो वहां पर क्या बोल रहा है, व्हेन एनी पार्टनर when any partner agrees to carry dissolution for an agreed remuneration इंक्लूडिंग जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है। वो बोल रहा है कि हम पार्टनर कोई है जो बोल रहा है कि ठीक है, हमको एक सर्टेन पैसा दे देना, सर्टेन सैलरी दे देना, हम आपका रियलाइजेशन जो भी बिजनेस का है रियलाइजेशन वाला काम हम कर देंगे। तो देखो बिजनेस क्या हो रहा है, बिजनेस पार्टनर को तो सैलरी दे रही है उसी काम के लिए, तो बिजनेस के लिए तो वो खर्चा ही है ना, तो उसको रिकॉर्डिंग तो होगा उसका। बिजनेस क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जब खर्चा आएगा पता ही इधर बढ़ेगा तो मतलब लॉस है, इधर बढ़ेगा तो गेन है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा टू जिस पार्टनर को सैलरी दे रही है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देगी वो। क्यों? क्योंकि अभी तो उसको सैलरी उसको पूरा बैंक से निकाल के तुरंत नहीं दे रही है, अभी उसके पार्टनर्स के कैपिटल में डाल रही है, फिर बाद में जब उसका कैपिटल का हिसाब होगा तो उतना पेमेंट करेगी बिजनेस उसको। पांचवा क्या है, इसमें क्या है देखो, बोल रहा है कि जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कोई पार्टनर बियर कर रहा है, फर्म उसको बियर ही नहीं कर रही है। ठीक है, फर्म उसको बियर नहीं कर रही है, लेकिन फर्म अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर रही है। पार्टनर बोल रहा है कि हम खर्चा बियर कर लेंगे, आप अभी पेमेंट कर दो। फर्म बिजनेस को बोल रहा है कि बिजनेस उसका पेमेंट कर देगी, लेकिन वो खर्चा मेरा रहेगा। तो इस केस में क्या बोल रहा है पांचवा, when realization expenses are borne by a partner and paid by a firm, paid by firm। क्या बोल रहा है, जब खर्चा पार्टनर बियर कर रहा है, फर्म खर्चा लेने को तैयार नहीं है। ठीक है, पार्टनर बोल रहा है ठीक है वो खर्च मेरा रहेगा, लेकिन फर्म पे कर देगी, फर्म और हम बाद में आपस में समझ लेंगे, जो फर्म पे किया मतलब वो पार्टनर को देना होगा। तो इस केस में देखो एक्सपेंसेस का रिकॉर्डिंग नहीं होगा, यहाँ पर खर्चा बियर नहीं कर रही है बिजनेस, तो बिजनेस के लिए कोई वो एक्सपेंसेस नहीं है, रियलाइजेशन अकाउंट में उसका एंट्री नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन फर्म पेमेंट तो कर रही है, फर्म पेमेंट कर रही है, फर्म के बैंक अकाउंट से पैसा निकल के जा रहा है, तो क्या होगा, और ये किसके बिहाफ में पेमेंट कर रही है, ये उस पार्टनर के बिहाफ में पेमेंट कर रही है जो कि उसका खर्चा बेयर कर रहा है। बोल रहा है मेरा खर्चा है लेकिन फर्म अभी पेमेंट कर दे मेरे बिहाफ में, तो जिस पार्टनर के बिहाफ में पेमेंट कर रही है उसके कैपिटल से माइनस करेगी फर्म, क्योंकि फर्म का तो खर्चा ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया,
पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट जो कि खर्चा बियर कर रहा है टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्यों? क्योंकि बैंक से पैसा निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पर कंसर्न पार्टनर लिख लो जो भी है, जो जो ये पार्टनर बियर कर रहा है, यहाँ भी टू कंसर्न पार्टनर। ठीक है, ये एंट्री देख लो, ये 5 एंट्री है, इसको समझ लेना थोड़ा सा, इसमें लॉजिक है कब क्या होगा एंट्री, कौन सा रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा कब नहीं जाएगा। अब इस पे एक देखो सीबीएसई 17 में आया हुआ क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 9, वो करते हैं। ठीक है, ये जनरल एंट्री समझ लिए हो, अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। ये 5 कंडीशन एकदम सिंपल है। जब बिजनेस का खर्चा बियर मतलब बिजनेस के लिए खर्चा है तब वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अब अगर वही खुद पेमेंट कर रही है तो बैंक से निकलेगा। अगर खुद पेमेंट नहीं कर रही है, कोई पार्टनर पे कर दे रहा है उसके बिहाफ में, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसको ऐड करना होगा, क्योंकि उसको पार्टनर को बाद में उतना देना होगा। अगर फर्म के लिए ना तो खर्चा है ना वो पेमेंट कर रही है, तो उसका तो कोई एंट्री ही नहीं अपने बुक्स में वो रिकॉर्ड करेगी। और चौथा केस क्या था, जब कोई पार्टनर बोल रहा है कि हम कोई पैसा लेके आपका पूरा रियलाइजेशन का काम करा देंगे, तो देखो फर्म उसको सैलरी तो दे रही है, तो फर्म के लिए खर्चा तो है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो कर रही है, और जिस पार्टनर को वो सैलरी देगी तो उसके कैपिटल अकाउंट में अभी वो क्रेडिट कर रही है। ठीक है, और 5वां का क्या केस है, जब बोल रहा है कोई पार्टनर बियर कर रहा है, मतलब फर्म के लिए वो फर्म उसको खर्चा को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, कोई पार्टनर बोल रहा है ठीक है चलो हम इसका खर्चा उठा लेंगे, लेकिन फर्म मेरे बिहाफ में अभी पेमेंट कर ले, तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में उसका एंट्री नहीं आएगा, लेकिन बुक्स में तो रिकॉर्ड होगा, क्योंकि उसके बुक से पैसा निकलेगा और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा, बैंक से पैसा निकला। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन 9 देखो। इलस्ट्रेशन 9 पेज 7.15। यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहला इसमें आपको जर्नल एंट्रीज ही पास करने बोल रहा है, 5 जनरल एंट्रीज और बहुत सारा उसका कंडीशन दिया गया। पहला देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है एल a partner was appointed to look after the dissolution process for which he was given a remuneration of 10,000। बोल रहा है एल एक पार्टनर है, उसको अपॉइंट किया गया कि तुम सारा इसका काम देखोगे डिसोल्यूशन का, और उसको सैलरी दिया जा रहा है 10,000। तो उसका क्या होगा आपको पता है, ये बिजनेस के लिए खर्चा है, तो बिजनेस क्या करेगी, पहले बुक्स में रिकॉर्ड करेगी, अपना रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देगी। ठीक है, जिस पार्टनर को सैलरी दे रहा है उसको एल के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देगी 10,000 से। ठीक है, दूसरा कंडीशन देखो क्या बोल रहा है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 वेयर पेड बाय पार्टनर एम। देखो इसमें क्या बोल रहा है, जो भी डिसोल्यूशन में एक्सपेंसेस हो रहा है ना, उसका खर्चा पार्टनर पे कर रहा है, कहीं बोला नहीं है कि पार्टनर बियर कर रहा है, मतलब फर्म ही बियर कर रही है बट पार्टनर पे कर दे रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्म का खर्चा है, क्योंकि पार्टनर खर्चा बियर नहीं कर रहा, उसे पे कर रहा है, तो यहाँ पर फर्म का खर्चा है, तो फर्म क्या करेगी, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में तो रिकॉर्ड करेगी, डेबिट करेगी 8,000, और जो पार्टनर दे रहा है यानी कि फर्म के बिहाफ में पेमेंट कर रहा है, तो उसको उसके कैपिटल अकाउंट को एम के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट भी करेगी, क्योंकि ये फर्म के बिहाफ में ही पे कर रहा है ना वो।
तीसरा एंट्री क्या देखो, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर 5000। देखो यहाँ पर दिया क्या है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर 5000, बट कहीं कुछ नहीं दिया गया कि कौन बियर कर रहा है कौन पे कर रहा है। तो इस केस में, ऐसे केस में मानते हैं कि फर्म ही बियर कर रही है, फर्म ही पे कर रही है। तो वहां पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। फोर्थ में क्या बोल रहा है, पी a partner was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of 7000। पी कोई पार्टनर पे अपॉइंट किया कि तुम ये सब डिसोल्यूशन का काम देखो, तुमको हम सैलरी देंगे 7000। फर्म उसको पी को अपॉइंट कर दिया। P agreed to bear the dissolution expenses, ठीक है। क्या बोल रहा है फोर्थ का, P agreed to bear the dissolution expenses, actual dissolution paid by P, ठीक है। चलो ये देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये मतलब अच्छा पॉइंट है। इसमें क्या बोल रहे हैं, फर्म ने एक पार्टनर पी को अपॉइंट कर दिया कि डिसोल्यूशन का काम देख लो, तुमको हम सैलरी दे देंगे 7000, ठीक है। उसको सैलरी तो दे रहा है, बट और भी डिसोल्यूशन के काम में ना और छोटा मोटा एक्सपेंसेस भी हो रहा है। वो क्या बोल रहा है, उसके बाद का एक्सपेंसेस क्या बोल रहा है कि वो जो पार्टनर है ना, वो बोल रहा है वो एक्सपेंसेस हम बेयर कर लेंगे और हम ही पे भी कर देंगे। उसका एक्चुअल कितना हुआ, ये कितना हुआ, उससे आपको कुछ नहीं लेना देना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, फर्म ने पी एक पार्टनर को अपॉइंट किया, 7000 उसको सैलरी देके बोला कि तुम डिसोल्यूशन का काम देख लो, ठीक। तो यहाँ पर इसका 2 एंट्री हो जाएगा। 2 एंट्री क्या, इसका एक ही एंट्री होगा, दूसरा तो होगा ही नहीं। यहाँ पर पहला क्या होगा, जब बिजनेस उसको अपॉइंट कर रहा है तो बिजनेस उसको सैलरी दे रहा है, बिजनेस के लिए खर्चा है, तो बिजनेस क्या रिकॉर्ड करेगी, एंट्री अपने बुक्स में वो क्या करेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितने से 7000 रुपए पे उसको अपॉइंट किया है, टू पार्टनर्स को सैलरी पे, तो पी के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करके, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट का क्या कोई एंट्री करने का जरूरत है, जो इसका सेकंड पार्ट बोल रहा है, P agreed to bear the expenses and P उसका पेमेंट भी, P बियर भी कर रहा है, P पेमेंट भी कर रहा है, यानी फर्म को अब कोई लेना देना नहीं है, ना तो फर्म पेमेंट कर रही है ना फर्म बियर कर रही है। तो यहाँ पर कुछ भी एंट्री इसका सेकेंड पार्ट का नहीं होगा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। खाली एक एंट्री ये वाला होगा। उसके बाद देखो पांचवा, देखो क्या बोल रहा है, एन एक पार्टनर को अपॉइंट किया फर्म टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच, जिसके लिए उसको सैलरी भी दे रहा है। कोई पार्टनर को अपॉइंट किया, उसके लिए उसको सैलरी दिया जा रहा है, और एन क्या कर रहा है, बोल रहा है चलो अब हम खर्चा, तुम हमको सैलरी दे रहे हो, हम डिसोल्यूशन का सारा एक्सपेंसेस बियर हम करेंगे, लेकिन तुम मेरे बिहाफ में पेमेंट कर दो, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले तो सैलरी, फर्म क्या हो रहा है, उसको सैलरी दे दे रही है डिसोल्यूशन का काम करने के लिए, तो वो खर्चा है फर्म के लिए, तो फर्म क्या रिकॉर्ड करेगी, इसमें 2 एंट्री हो जाएगा। इसमें पहला एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देगी फर्म, कितने से, जितना उसको सैलरी दे रही है, कितना 9000, और ये क्या करेगी, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ये ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट देखो क्या बोल रहा है कि उसके आगे ना कुछ छोटा मोटा और खर्चा आ रहा है एक्सपेंसेस में, तो वो एन एग्री कर रहा है बेयर करने को, लेकिन फर्म उसके बिहाफ में पेमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एन के बिहाफ में फर्म पेमेंट कर रहा है, तो फर्म क्या करेगा,
फर्म के लिए एक्सपेंसेस तो नहीं है, रियलाइजेशन में तो ये जाएगा नहीं, बट वो एन के बिहाफ में सिर्फ उसके बैंक से, फर्म के बैंक से पैसा निकल रहा है, तो ये क्या करेगा, एन का कैपिटल अकाउंट को उतने से कम कर देगा जितना उसके लिए पेमेंट कर रहा है, और ठीक है, यहां तक ये इसका 2 पार्ट एंट्री हो गया, ये समझ गए। अब 6 देखो एंट्री, देखो सिंपल था, जर्नल एंट्रीज है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही पूछा है आपको, और इसमें 6 पॉइंट दिया गया है, 5 नंबर का होगा आराम से। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो शायद ये 2 मिनट 3 मिनट में ये पूरा एंट्रीज बन जाएगा। 6 में क्या बोल रहा है, क्यू अ पार्टनर was appointed to look after the process of dissolution। क्यू को अपॉइंट किया जा रहा है जिसके लिए उसको 18,000 सैलरी दिया जा रहा है। क्यू क्या कर रहा है, एग्री टू टेक स्टॉक वर्थ 18,000 एज इज रिम्यूनरेशन। अब क्या बोल रहा है, ये फर्म उसको बात की कि तुमको हम अपॉइंट करेंगे, तुमको हम 18,000 सैलरी के तौर पे दे देंगे, ठीक है। तो क्यू एग्री टू टेक, क्यू बोल रहा है कि हम उस 18,000 के लिए जो आप दोगे, हम कोई स्टॉक लेने को तैयार हैं एज इज रिम्यूनरेशन। द स्टॉक हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड, और स्टॉक क्या हो चुका है, स्टॉक रियलाइजेशन अकाउंट में जा चुका है, ठीक है। उसके स्टॉक कोई 18,000 रुपए का ऑलरेडी यहाँ पर मान लो, यहाँ पर ऑलरेडी एक स्टॉक आ चुका है, ठीक है। अब फर्म जब अपॉइंट कर रही है इसको, ये बोल रही है कि तुम सैलरी ले लो, ठीक है। तो इसका दो तरह से एंट्री हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, जब फर्म उसको पैसा दे रही है तो वो क्या करेगी, उसके लिए खर्चा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करके पार्टनर कौन है, क्यू का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेगी। पहला एंट्री ये कर सकती है फर्म कि फर्म के लिए तो खर्चा है, उसको सैलरी दे रही है। दूसरा क्या बोल रहा है, ये स्टॉक कोई वही पार्टनर क्यू जो बोल रहा है उस सैलरी के बिहाफ में ले रहा है, तो हम मान के चल रहे सैलरी दे दिए और स्टॉक का एक अलग एंट्री कर दिए। तो जब कोई, हम लोग पढ़े कि जब कोई पार्टनर कोई एसेट ले लेता है तो क्या होता है, ये मतलब इस एसेट के वैल्यू के बदले उसका कैपिटल यहाँ पर होगा, कैपिटल कम होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, क्यू का कैपिटल अकाउंट फिर से डेबिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। इसका हम लोग पहले भी जर्नल एंट्रीज में पढ़े हैं ना, कि जब कोई पार्टनर कोई फर्म का एसेट ले लेता है तो उसका ये एंट्री होता है, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है और रियलाइजेशन में उस एसेट का वैल्यू आ जाता है इसके क्रेडिट में। तो देखो इसका या तो ये 2 एंट्री पास कर लो, या फिर देखो इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, ये रियलाइजेशन कट जा रहा है, ये कैपिटल, यानी कि अगर आप इसका कोई एंट्री नहीं रिकॉर्ड करोगे ना, तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका नेट इफेक्ट नील है। बट आपको चाहिए तो आप ये एंट्री पास कर लेना अपना कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। पहले फर्म उसको सैलरी दिया तो पहले रियलाइजेशन में डेबिट हुआ, फिर जब वो पार्टनर स्टॉक ले लिया तो रियलाइजेशन में क्रेडिट हो गया। मतलब पहले खर्चा डाला, फिर उतना का तो रिकवर कर लिया, तो नेट इफेक्ट रियलाइजेशन में नील ही हुआ और क्योंकि कैपिटल में भी नील हो गया। बट इसका एंट्री ये प्रोसेस है, तो जो आपको ठीक लगे। ये इलस्ट्रेशन 9 हो गया। चलो उसके बाद रियलाइज फॉर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट कैसे क्लोज होता है, उसका क्या फॉर्मेट था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। चलो उसके बाद हम लोग एक और जनरल एंट्रीज में देखते हैं कि लोन बाय पार्टनर्स का हम लोग पढ़े थे कि उसका एंट्रीज क्या क्या होता है जब कोई पार्टनर लोन दिया रहता है और उसको कैसे क्लोज करते हैं। तो उसका एक बार और देख लेते हैं, इसको इरेज कर दें।
देखो सब इतना एंट्रीज एक एक कंसेप्ट बता के उसका जनरल एंट्रीज बता के उसका हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं, ठीक है। लोन बाय पार्टनर, ये क्या है, जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो वहां पर फर्म के लिए क्या होता है, लोन, जो भी पार्टनर है मान लो एक्स का, लोन अकाउंट बोल के यहाँ लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में पड़ा रहता है, ठीक है। तो अब इसका सेटलमेंट कैसे होता है, जब रियलाइजेशन यानी जब सब क्लोज होता है तो इसका क्या होता है, या तो एंट्री क्या होता है, पूरा पैसा बिजनेस क्या करती है उसको दे देती है, तो जब पूरा पेमेंट कर देता है, जब लोन फुल्ली सेटल्ड बाय फर्म, पहला केस क्या हो रहा है, जब लोन पूरा सेटल हो जा रहा है, जब पूरा 100% उस लोन का पेमेंट कर दे रहा है, ये मान के चलो कि जब लोन फुल्ली सेटल हो रहा है, तो इस केस में एंट्री हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि ये लोन अकाउंट उठ के रियलाइजेशन में नहीं जाता है, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, इसे हम पढ़े लायबिलिटी साइड वाला, ये सब उधर नहीं जाता है, करंट अकाउंट में है अगर कुछ तो ये सब रियलाइजेशन में नहीं जाता है, ठीक है। तो जब इसका पेमेंट करेगी तो बिजनेस रियलाइजेशन में, ठीक है, उसको नहीं ट्रांसफर करेगी बट एंट्रीज तो करेगी ना उसका, तो यहाँ पर क्या कर देगी बिजनेस, क्या उसको रिकॉर्डिंग क्या करेगी, लोन अकाउंट जो क्रेडिट था उसको डेबिट कर देगी, तो एक्स लोन अकाउंट डेबिट, मान लो 1 लाख रुपए का था एग्जाम्पल, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट करके उस 1 लाख का लोन का पेमेंट कर देगी उसको एक्स को, तो ये पहला एंट्री हो जाएगा जब पूरा पेमेंट कर दे रही है, ठीक है। अब देखो, अब बिजनेस ये भी कर सकती है कि बिजनेस के पास पैसा वैसा बचा ही नहीं पूरा, जब सब सेटल हो गया एसेट लायबिलिटी, तो फर्म के उतना फर्म के बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो फर्म क्या करेगी, या फिर आपस में नेगोशिएट करके इस एक्स को फर्म बोलेगी नहीं देखो तुम्हारा तो लोन 1 लाख रुपए है लेकिन अभी उतना है नहीं, तो हम क्या करते हैं, तुमको हम 70,000 रुपए का पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। लोन है 1 लाख का, लेकिन अब बिजनेस बोल रही है कि हम तुमको 70,000 ही वापस लौटा पाएंगे, तो देखो 30,000 जो फर्म उसको कम पे कर रही है वो क्या है, फर्म के लिए तो वो इनकम हुआ ना कि उतना उसको कम पे करना पड़ा, तो ये अकाउंट जाए नहीं जाए, लेकिन इससे अगर कोई इनकम हो रहा है तो रियलाइजेशन में वो गेन, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में जरूर जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, देखो इसमें क्या बोला, द पार्टनर इफ पार्टनर एग्रीज टू एक्सेप्ट लेसर अमाउंट, अगर कोई वो पार्टनर जो है वो कम पैसा लेने को तैयार है, तो क्या होगा, मान लो वो 70,000 में मान गया, तो यहाँ पर बिजनेस क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगी अपने बुक्स में, फर्म क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगी, वो क्या करेगी, एक्स के लोन अकाउंट को पूरा खत्म कर देगी, क्यों, क्योंकि अब उसको लोन सारा पे कर रही है, सेटल कर रही है, पे तो 70,000 ही कर रही है लेकिन वो खत्म कर दे रही है, पे कितना कर रही है, 70,000 उसके लिए पे कर रही है, और 30,000 कहाँ गया, 30,000 बिजनेस के लिए गेन हुआ, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया एक एंट्री, 2 एंट्री हम लोग पढ़ चुके, जब पूरा सेटल हो गया, जब
पार्टली मतलब पार्टनर बोला कि ठीक है चलो हम कम भी लेने को तैयार है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये तो पैसे का बात था, ठीक है। अब पार्टनर, अब मान लो पार्टनर क्या हो रहा है, रेडी टू एक्सेप्ट एन एसेट, एक्सेप्ट अ रिकॉर्डेड एसेट ऑफ लेजर अमाउंट, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में सारा एसेट ट्रांसफर हो चुका है बिजनेस का, यहाँ पर इसका क्या है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या कुछ भी समझ लो, एक मशीनरी है, उसका कीमत 80,000 है, ठीक है। यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में सारा एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर हो गया, एक मशीनरी पड़ा हुआ 80,000 में। अब ये पार्टनर जो है, एक्स जो है पार्टनर, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है जो मेरा लोन है ना 1 लाख, चलो हम उसके बदले ना हम एक मशीनरी ही ले लेते हैं 80,000 का, हम उतने में सेटल करते हैं। तो यहाँ पर देखो बिजनेस के लिए फिर क्या होगा, बिजनेस 1 लाख का लोन सिर्फ 80,000 के सामान देके उसको सेटल कर रही है, तो बिजनेस के लिए 20,000 का गेन है, इनकम है। तो बता वो उसका एंट्री इधर, ये 20,000 से एक्स्ट्रा उधर जाना चाहिए कि नहीं, तो इसका एंट्री क्या होगा, उस केस में इसका एंट्री होगा यहाँ पर एक्स लोन अकाउंट, पूरे 1 लाख से लोन अकाउंट डेबिट हो गया, क्यों, क्योंकि ये लोन पूरा सेटल हो रहा है, ठीक है। और रियलाइजेशन अकाउंट में कितना जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में ये 80, इसके बदले रियलाइज हो रहा है, 20,000 का गेन हो रहा है, तो रियलाइजेशन में ये पूरा चला जाएगा, ये वाला पॉइंट समझो। इसमें क्या बोल रहा है कि एक्स का लोन था बिजनेस के ऊपर 1 लाख, एक्स तैयार हो गया, फर्म में बिजनेस में फर्म में और एक्स में मतलब सब में एग्रीमेंट हुआ, ये एक्स बोला चलो हम अपना 1 लाख के लोन के बदले ना तुम्हारा एक मशीनरी ले लेते हैं 80,000 का, ठीक। तो यहाँ पर एक्स का लोन अकाउंट डेबिट होगा और पूरा 1 लाख यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर एंट्री होगा इसका, तो बाय एक्स लोन बोल के 1 लाख रुपए, यानी कि इस 80,000 के बदले वो फर्म 1 लाख का लोन खत्म कर रही है। तो देखो यहाँ पर 20,000 का नेट गेन आ रहा है ना, इधर 80 है, यहाँ 100 है, तो यहाँ पर पूरा ये रिकॉर्डिंग होगा इस तरह, ठीक है। चलो चौथा केस क्या बोल रहा है, चौथा केस देखो, ये तो रिकॉर्डेड एसेट के केस में था ना, यहाँ पर क्या था कि वो एसेट रिकॉर्ड था, यानी कि वो ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में जब क्लोज कर रहे थे तो उठा के हम रख चुके थे। अब मान लो कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन बाय फर्म, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट, उसका कुछ भी वैल्यू है। अब वो एक्स बोलता है चलो ये एक एसेट है, ये गाड़ी है जो कि फर्म में रिकॉर्डेड नहीं हुआ, ये हम ले लेते हैं अपने उस लोन के बदले में। तो देखो
एसेट साइड में तो वो रिकॉर्ड आया ही नहीं, एसेट आया ही नहीं आया ना, लेकिन उसके बदले बिजनेस पूरा 1 लाख का लोन खत्म कर रही है, तो बिजनेस के लिए वो पूरा 1 लाख रुपए क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। बट एंट्री इसका क्या होगा, सेम इसी तरह होगा, क्या कि वो लोन अकाउंट को खत्म कर रही है, एक्स का लोन अकाउंट डेबिट करके वो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करेगी। यहाँ पर अनरिकॉर्डेड एसेट फसेट का कोई अकाउंट नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर पूरा जितने में लोन सेटल हो रहा है वो पूरा चला जाएगा। उस एसेट का कीमत कुछ भी हो, 2 लाख हो, 1 लाख हो, 50,000 हो, उससे हमको मतलब नहीं। जब वो एसेट बुक्स में आया ही नहीं था तो उसका गेन लॉस कहाँ से करेंगे, उसका कुछ नहीं होगा। बस जितना में सेटल हुआ वो बिजनेस के लिए पूरा गेन है। ये 4 एंट्री हो गया। एक और एंट्री, है जब ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आ गया ना। 4 एंट्री एकदम सिंपल से समझा के इधर बता के भी बता रहे हैं आप लोग को। चलो यहाँ पर एक एंट्री और देख लो, क्या बोल रहा है कि जब ये लोन तो है, ठीक है, इसके बदले 1 लाख के लोन के बदले ये, अब यहाँ पर मान लो ये पूरा 80,000 में पूरा तैयार नहीं हो रहा है वो। अब एक्स क्या बोल रहा है, ठीक है मेरा लोन 1 लाख का था ना, हमको ये मशीनरी भी दे देना और हमको 20,000 रुपए भी दे देना। तो फर्म क्या एंट्री करेगी, फर्म अपने बुक्स में क्या करेगी, केस याद है ना, केस हम क्या बोल रहे हैं, जब कोई रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड एसेट जो है वो कम अमाउंट का है और लोन अमाउंट ज्यादा है, और पार्टनर जो है जिसका लोन है वो बोल रहा है कि जितना का एसेट है उतना तो दे ही दो हमको, बाकी का जो डिफरेंस है वो हमको पेमेंट कर दो। तो इन दैट केस इसका केस क्या होगा, व्हेन a partner accept and अनरिकॉर्डेड हो या रिकॉर्डेड हो उससे आपको कोई मतलब नहीं, रिकॉर्डेड भी हो तब भी ठीक है, अनरिकॉर्डेड में भी सेम ही एंट्री होगा। अनरिकॉर्डेड एसेट या रिकॉर्डेड एसेट इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ लोन, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक्स तैयार है कोई एसेट लेने के लिए अपना पार्टली सेटल करने के लिए लोन का, बाकी बोल रहा है कि हमको तो भाई बाकी आपको पेमेंट करना होगा। तो बिजनेस क्या एंट्री करेगी, बिजनेस जब उसके लोन अकाउंट को पहले तो खत्म कर देगी, ठीक है, जितने का एसेट था, ठीक है, जितने का एसेट था उतना तो आप रियलाइजेशन अकाउंट में दोगे ही दोगे, इतना का एंट्री यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा ही जाएगा। कितना का, मान लो वो 80,000 का मशीनरी दे रहा है बिजनेस उसको, तो बताओ इस 80,000 का मशीनरी के लिए वो 80,000 ही उसका लोन अकाउंट को खत्म करेगी ना। तो बिजनेस को कोई गेन है क्या, 80,000 का सामान के बदले 80,000 का वो लोन कम कर रही है, तो बिजनेस के लिए कोई गेन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री उसका बता रहे कैसे होगा। ये तो पहले एक्स के लोन को खत्म कर दिया, टू रियलाइजेशन को 80,000 से दिया क्योंकि 80,000 का एसेट वो ले रहा है और 80,000 ही रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा, और बाकी पैसा फर्म क्या कर रहा है, बाकी पैसा फर्म उसको
पेमेंट कर रही है अपने बैंक अकाउंट से। तो इसके लिए क्या एंट्री हो जाएगा, देखो रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ कितना जाएगा, सिर्फ 80,000 जाएगा। क्यों? क्योंकि इस मशीनरी के अगेंस्ट वो 80,000 का ही लोन माफ कर रहा है, 20,000 तो फर्म को, बिजनेस को देना पड़ रहा है उसको, पार्टनर को। तो यहाँ पर बाय एक्स लोन सिर्फ 80,000 ही आएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। तो ये एंट्री लोन बाय पार्टनर का एंट्री किस तरह होता है, ये 4-5 केस है, ये एकदम कंसेप्ट दिमाग में बैठा लो। आगे ये सब जब रियलाइजेशन अकाउंट सब बनेगा, क्लोज होगा, सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ये लोन बाय पार्टनर का, लोन बाय पार्टनर का था, लोन बाय फर्म टू पार्टनर का पढ़ चुके हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स होता है उसका एंट्री कैसे होता है वो पढ़ चुके हैं। अगर रियलाइजेशन गेन लॉस होता है तो वो भी कैसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो अब कोई इलस्ट्रेशन करते हैं क्या, इलस्ट्रेशन 12 देखो एक करते हैं, दिल्ली 2016 में आया हुआ है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 12 देखो, 11 खुद बनाना, सारा जर्नल एंट्रीज बता दिए हैं। यहाँ पे ये सॉल्व है, उसको देख के उसको समझ के ये मिलाने का कोशिश करना कि बन जाएगी। एक इलस्ट्रेशन 12 हम लोग करते हैं, इसको इरेज कर दें। इलस्ट्रेशन 12 है, पेज 7.21। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एल एंड एम वे पार्टनर्स, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 3:2:3 और 28 Feb 16 को फर्म पूरा डिसॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। डिसॉल्व करने के बाद भी फर्म क्या कर रहा है, सारा एसेट्स कैश छोड़ के और आउटसाइड लायबिलिटी को छोड़ के रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका है, कैश एसेट और आउटसाइड लायबिलिटी को ट्रांसफर में कर चुका है रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, बोल रहा है कि एक क्रेडिटर था। देखो यहाँ पर फर्म क्या किया ना, फर्म ऑलरेडी डिसॉल्व हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट उसका बना, यहाँ पर सारा एसेट ट्रांसफर कर दिया, जिसको जिसको छोड़ देना था उसको छोड़ दिया, और यहाँ पर सारा आउटसाइड लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद का काम क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक क्रेडिटर है, बोल रहा है एक फर्म का क्रेडिटर था 1,40,000 का, वो तैयार हो गया। यहाँ पर एक बिल्डिंग था, एसेट में फर्म के पास एक बिल्डिंग था 1,80,000 का, और उस ये क्रेडिटर था 1,40,000 का। बोल रहा है कि वो क्रेडिटर मान गया कि भैया तुम हमको ना ये बिल्डिंग दे दो, और उसके बदले तुम मेरा माफ कर देना, और हम 40,000 हम आपको पे कर देंगे। वो क्रेडिटर बोल रहा है वो बिल्डिंग हमको दे दो 1,80,000 का, मेरा कर्जा, मेरा जो देनदारी था तुमको जो हमको लौटाना था वो तो छोड़ दो, हम उल्टा आपको 40,000 पे कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, कुछ भी एंट्री क्या हो रहा है, इस बिल्डिंग के बदले जितना आ रहा है उसका एंट्री आपको करना पड़ेगा।
इस बिल्डिंग के बदले ये 40,000 तो सेटल हो जा रहा है, 1,40,000, और 40,000 पेमेंट करना पड़ रहा है बिजनेस को, क्योंकि इस 180 के बदले 180 ही आपको मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है। एक्स्ट्रा होता तो ज़्यादा रिकॉर्ड होता और रिकॉर्ड होता, बिजनेस को गेन होता, लेकिन इस 180 के बदले 180 ही फर्म को सेटल हो रहा है। वो कैसे? इस बिल्डिंग के बदले क्रेडिटर ये खत्म हो जा रहा है 140 का, और बिजनेस के पास पैसा आ रहा है 40,000। तो यहाँ पर एंट्री सिर्फ कितने का होगा? सिर्फ 40,000 का होगा, जितना उसके पास आ रहा है। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगा? एंट्री इसका जर्नल एंट्री, फर्म को पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट कितना? 40,000 रुपया वो क्रेडिटर इसको पे करेगा, और वो कहाँ ये फर्म डाल देगा? रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देगा। क्यों? क्योंकि ये उसका एसेट ही बेच के, उसके एसेट के ही कारण आ रहा है, इसी एसेट के कारण ये क्रेडिटर भी माफ हो रहा है और 40,000 आ भी रहा है। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा? बाय बैंक 40,000 हो जाएगा। देखो इसमें जस्ट एज अ मैचिंग कंसेप्ट, मतलब मैचिंग करा के तुम देख लो ना कि ये बिल्डिंग 180 था, उसके बदले ये क्रेडिटर तो माफ हो गया, तो इसका एंट्री क्या ही रिकॉर्ड होगा? एक एसेट है, एक लायबिलिटी सेट हो रहा है, बाकी 40,000 और पैसा आ रहा है। तो जो आ रहा है यहाँ पर आ रहा है, उसको रियलाइजेशन में डालेंगे। अब एक इसमें अगर मान लो, इसमें तो कोई प्रॉफिट लॉस बिजनेस को नहीं हो रहा है, 180 का एसेट वो 180 में ही सेटल कर रहा है। लेकिन ऐसा होता, ये क्रेडिटर बोलता, जस्ट एज एग्जांपल बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन को भूल जाओ, अभी इसका जो पहला है, अगर ये क्रेडिटर बोलता इस 1,40,000 के बदले ये बिल्डिंग हमको दे दो, हम आपको और 60,000 पेमेंट कर देंगे, तो इन दैट केस क्या होता? बैंक अकाउंट में 60,000 आता, और रियलाइजेशन में 60 यहाँ पर आता, और यहाँ पर ये क्या फिर ये रिकॉर्ड करता 60। तो यहाँ पर देखो बिजनेस को कितने का फायदा होता? 1,80,000 का सामान को बेचा, कितने में? 140 क्रेडिटर उसके अगेंस्ट सेटल हुआ, और 60,000 रुपये और आ रहा है, यानी कि 1,80,000 के बदले उसको 2 लाख का सेटल कर रहा है, यानी 20,000 फर्म को प्रॉफिट है। तो इस साइड बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे है वही अभी रिकॉर्ड करो। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 40,000 रुपया मतलब वो क्रेडिटर ले रहा है, और क्रेडिटर बोल रहा है बिल्डिंग हमको दे दो, हम अपना जो हमको देना है, जो फर्म मेरे को लौटाएगी वो हम माफ कर दे रहे हैं, और हमको 40,000 दे देना। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? देखो दूसरा, ये पहला था, सेकेंड केस में क्या बोल रहा है? इस सेकेंड क्रेडिटर फॉर 30,000 बोल रहा है, एक और क्रेडिटर है यहाँ पर, ये पहला क्रेडिटर था, बोल रहा है एक और क्रेडिटर है हमारा, वो 30,000 का है। बोल रहा है एक क्रेडिटर और है, मेरे बुक्स में पढ़ा हुआ, वो क्या कर रहा है ना, 30,000 तो है उसका, बिजनेस को उसको 30,000 लौटाना है, वो उस 30,000 के बदले ना 28,000 रुपए का मशीनरी लेने को तैयार है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, 30,000 का क्रेडिटर है, यानी फर्म को 30,000 रुपये उसको देना, लेकिन उसके बदले वो सिर्फ 28,000 का मशीनरी में ही खुश है। तो इसका एंट्री कुछ होगा क्या? सोचो, एक एसेट और एक लायबिलिटी आपस में सेटल हो रहा है, कोई बैंक में न पैसा आ रहा है न बैंक से पैसा जा रहा है, इसका एंट्री होगा क्या? इसका एंट्री कुछ भी नहीं होगा। ये हम लोग आपस पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब एक एसेट और एक लायबिलिटी आपस में रिकॉर्ड मतलब खत्म हो रहा है और कुछ बैंक में पैसा आ जा नहीं रहा है, तो हम लोग रिकॉर्ड कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर तो सिंपल दिख रहा है कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है फर्म को, 2,000 का हो रहा है। क्यों?
28,000 का एसेट के बदले ये 30,000 का अपना लाइबिलिटी सेटल कर रही है, तो ये 2,000 तो ऑलरेडी यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया, वो तो प्रॉफिट में ऑलरेडी आ जाएगा, हमको कोई एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा होता कि अगर हाँ इसको और 2,000 मान लो, इस क्रेडिटर के बदले ये मशीनरी भी जाता और 2,000 का पेमेंट भी करना होता, तब यहाँ पर बैंक का एंट्री आता, 2,000 जो और पेमेंट करते तो यहाँ पर टू बैंक बोल के 2,000 रुपया एंट्री हो जाता, और यहाँ पर उसका एंट्री क्या हो जाता, रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि वो खर्चा होता और पेमेंट होता, टू बैंक अकाउंट बोल के 2,000 रिकॉर्ड होता। कब? जब ये 30,000 का क्रेडिटर बोलता हमको ये 28,000 का मशीनरी भी दे दो और हमको बचा हुआ पैसा वापस कर दो, जो मेरा और बचा है 2,000 वो हमको पे करो, तब ये एंट्री होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एसेट लायबिलिटी सेटल हो रहा है, उसके बाद भी कुछ पैसे का बैंक का ट्रांजेक्शन आ रहा है, तो वो रिकॉर्ड होगा। ठीक है। और अगर ये नहीं है, ये फुल सेटल है, वो क्रेडिटर बोल रहा है कि हम पूरा तुम्हारा मशीनरी 28,000 का ही है, लेकिन हम अपना 30,000 का कर्जा माफ करने को तैयार हैं, तो यहाँ पर कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एसेट लायबिलिटी तो बुक्स में जा ही चुका है, रियलाइजेशन अकाउंट में जा ही चुका है, ये सिर्फ आपस में खत्म हो रहे हैं, तो इसका तो दिख ही रहा है कि 2,000 यहाँ पर प्रॉफिट है इसमें, तो इसका रिकॉर्डिंग क्या होगा, ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, समझो कंसेप्ट को, समझो आगे ये सब। देखो इस चैप्टर में ना, जो सीबीएसई में जो जनरली देखोगे आगे क्वेश्चन जो पूछा है, मोस्टली आपको जर्नल एंट्रीज ही पूछा है, आपको पूरा रियरली 1-2 रियलाइजेशन अकाउंट बनाने पूछा होगा, बट मोस्टली जर्नल एंट्रीज ही पूछा है, और जर्नल एंट्रीज कंसेप्ट वाला है। अगर आपको इस तरह डायरेक्ट नहीं समझ में आता ना, तो एक यहाँ पर ना रफ वर्क कर लेना, और एक रियलाइजेशन अकाउंट बना के इस तरह ट्रांसफर करके आप देखना कि उसका जर्नल एंट्रीज कैसे आएगा। ठीक है। तीसरा देखो क्या बोल रहा है, थर्ड क्रेडिटर, एक अब बोल रहा है कि यहाँ पर एक और क्रेडिटर था, यहाँ पर तीसरा एक क्रेडिटर है, कितने का, 70,000 का एक और क्रेडिटर है बिजनेस को, वो क्या तैयार है, और यहाँ पर एसेट में एक इन्वेस्टमेंट पड़ा है बुक्स, मतलब बिजनेस के पास, जिसका कि 45,000 बुक वैल्यू है। वो क्रेडिटर क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है ना कि हम अपना पैसा तुमसे नहीं लेंगे, एक काम करना, हम ये 70,000 के बदले ना तुमसे हम नहीं पैसा लेंगे, मतलब ये 70,000 के बदले तुमसे हम क्या लेंगे, तुम एक तुम्हारा बुक्स में एक एसेट पड़ा हुआ है 45,000 का इन्वेस्टमेंट, तुम वो हमको दे दो, ठीक है, और 30,000 तुम हमको और पेमेंट कर देना, 30,000 तुम हमको बैंक से दे देना, 30,000 का हमको पेमेंट कर देना। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले तो बैंक का ट्रांजैक्शन आ रहा है, ठीक है, क्यों, ये आपस में फुल्ली सेटल नहीं हो रहा है, इसके बदले ये क्रेडिटर बोल रहा हम छोड़ देंगे, हमको ये इन्वेस्टमेंट भी दे दो और 30,000 और पेमेंट भी कर दो। तो वो जो 30,000 का पेमेंट होगा, ये रियलाइजेशन टू बैंक बोल के सिर्फ 30,000 का रिकॉर्डिंग होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो यहाँ पर एंट्रीज क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ठीक है, यही एंट्री क्यों होना चाहिए, क्योंकि बस यही तो आपको रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पर प्रॉफिट लॉस तो आपको ऐसे ही दिख जा रहा है, क्या ये 70,000 का देना था, उसके बदले इसका 45,000 का ये भी जा रहा है, 30,000 बैंक से देना पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर इसको 5,000 का लॉस हो रहा है। तो डेबिट साइड में अगर बढ़ रहा है रियलाइज वाला, तो
यहाँ पर लॉस है 5,000 का, वो दिख रहा है, तो इसका नेट इफेक्ट आपको बाद में दिख जाएगा जब यहाँ पर गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। ये रियलाइजेशन अकाउंट का लास्ट में जब पूरा सब एडजस्टमेंट हो जाता है तो यहाँ पर गेन होता है तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाता है इन देयर पीएसआर, और लॉस होता है जब इस साइड ज्यादा होता है तो लॉस होता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाता है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, याद रखना। इससे इसका एंट्री ये थर्ड वाला समझ में आ गया कि यहाँ पर सिर्फ 30,000 का ही रिकॉर्डिंग क्यों हुआ, क्यों? क्योंकि सिर्फ उतना ही तो पेमेंट करना पड़ रहा है ना बिजनेस को। बिजनेस का एक एसेट और एक लायबिलिटी आपस में ऑलरेडी सेटल हो ही रहा है, बाकी जो पैसा देना पड़ रहा है बैंक का ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड करेगी और वो रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, चलो हाँ, अब क्या बोल रहा है, चौथा क्या बोल रहा है, जब ये सारा प्रोसेस खत्म हो गया ना, सारा प्रोसेस खत्म हो गया ना, तो यहाँ पर जो बना ना, यहाँ डेबिट साइड ज्यादा हुआ, क्रेडिट साइड में कम हुआ, तो यहाँ पर बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन आया बिजनेस को, कितने का, 4,000 का। तो ये कहाँ जाएगा, ये 4,000 जो है ये बढ़ जाता है किसके किसके कैपिटल अकाउंट में, दो पार्टनर्स के। यहाँ पर एंट्री क्या होगा, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन 4,000 जो है, यहाँ पर जो पार्टनर्स का पीएसआर है ना, कौन कौन से पार्टनर थे, एल एंड एम, एल का कैपिटल अकाउंट और एम के कैपिटल अकाउंट में वो बढ़ जाएगा कितने के रेशियो में, 1600 और 2400 के रेशियो में वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सीधा क्या हो जाएगा, एल का कैपिटल अकाउंट, एम का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, रियलाइजेशन लॉस, इनके ओल्ड पीएस, इनके जो पीएसआर है, ठीक है। देखो एंट्री तो 4 ही था, कितना छोटा था, थोड़ा कंसेप्ट वाला था। यहाँ पर तो एंट्री ही नहीं करना आपको, बट समझना है कि एंट्री होगा कि नहीं होगा। किस केस में एंट्री नहीं होता है, जब एक एसेट और एक लायबिलिटी आपस में सेटल कर ले रहे हैं और कुछ भी बैंक का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा तो एंट्री नहीं होगा, चाहे वो रिकॉर्डेड एसेट हो चाहे वो अनरिकॉर्डेड एसेट हो। ठीक है, चलो ये इलस्ट्रेशन 12 हो गया। देखो इलस्ट्रेशन 13 भी जो है ना, ये सीबीएसई 2020 में आया हुआ है, सेम इसी तरह है। यहाँ पर बस ये सब एसेट लायबिलिटी के बाद एक लोन का भी है पॉइंट नंबर 3 में, कि उमंग का लोन था 1,09,000 का, उसके बदले वो सिर्फ 1 लाख रुपए सेटल कर रहा है, 1 लाख रुपए में ही वो मान जा रहा है, पूरा लोन खत्म कर रहा है। तो देखो यहाँ पर 9,000 बिजनेस को गेन हो रहा है, क्यों? क्योंकि 1,09,000 का लोन सिर्फ 1 लाख पे करके उसको खत्म कर दे रहा, तो 9,000 रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। उसका एंट्री जो हम लोग अभी पार्टनर्स, लोन टू पार्टनर्स वाला पढ़े थे उसमें है। तो ये इलस्ट्रेशन 13 कर लेना आप लोग, ठीक है। आज एक काम करो, अब इतना रहने दो, इसके बाद हम लोग अभी आप लोग ये इलस्ट्रेशन 13 बनाओ और ये जो इलस्ट्रेशन 11 एक था वो बनाओ, और सारा जो पीछे पढ़े हो एक बार रिवाइज करो, फिर से सारा कुछ सॉल्व करो। इसके अगले क्लास में हम लोग जो थोड़ा बहुत कंसेप्ट बचा है और 2-4 क्वेश्चन जो आया हुआ है सीबीएसई में वो करके अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे चैप्टर क्लोज करने का, ठीक है। अगले लेक्चर में नहीं होगा, मुझे लग रहा 2 लेक्चर और लग जाएंगे, ठीक है। तो अभी इतना में ही रहने दो, चलो बाय। और क्या करना है आप लोग को, इसको वीडियो को शेयर कर देना जो ट्यूशंस लेते हैं 12th के अकाउंट्स का, और बोलना है सब्सक्राइब करने, क्योंकि जब नया वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो बाय।